चलिए जय हिंद और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ध्यान रखेंगे सेशन में आपका स्वागत है और मेरे कमांडो ध्यान रखना है कि पहला सवाल देखेंगे क्या कहता है। पहला सवाल है, यहां पर देखेंगे कि अवध राज्य का, ध्यान देंगे, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था। सबसे पहले अवध की बात करेंगे तो अवध फिलहाल उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या वाला एरिया है उसे ही अवध कहते हैं। जैसे बंगाल, अवध, दिल्ली, मैसूर, इसके अलावा मराठा, तो ये सभी भारत के अलग अलग क्षेत्रीय राज्य थे। उसमें ही कह रहा है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो चार ऑप्शन है प्यारे, ध्यान रखेंगे। बाजिद अली शाह, बहादुर शाह, मसूद अली शाह और निजाम शाह। प्यारे अगर अवध राज्य की बात करेंगे तो अवध राज्य का अंतिम शासक था कौन? वाजिद अली शाह। प्यारे ध्यान रखेंगे, अवध की बात करेंगे, एक काफी महत्वपूर्ण राज्य रहा है भारतीय इतिहास में। तो अवध की बात करेंगे तो अवध में 1757 की अगर बात करेंगे ना, तो 1757 के ड्यूरेशन में अवध का नवाब हुआ करता था, ध्यान रखेंगे, शुजाज उद्दौला। याद रखिएगा, शुजाज उद्दौला कहां का नवाब? तो याद रखिएगा अवध का नवाब। कब? तो 1757 से लेकर स्पष्ट रूप से 1764। अगर आप बक्सर युद्ध की बात करेंगे तो ध्यान रखना प्यारे कि बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764। और उस समय अवध का नवाब कौन था? शुजाज उद्दौला। जबकि प्यारे अगर आपसे पूछेगा कि 1857, गौर कीजिएगा, एक 1757 या 1764 के बीच में अवध का नवाब शुजाज उद्दौला था। बक्सर का युद्ध याद रखेंगे 1764 में हुआ था, जिसकी अगुवाई हेक्टर मुनरो ने किया था। जबकि 1857 प्यारे याद रखेंगे, 1857 के समय अवध की शासिका थी प्यारे याद रखेंगे हजरत महल। कौन महल थी? हजरत महल, जिसे बेगम हजरत महल कहा जाता है। तो 1857 क्रांति के समय स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि अवध के तरफ से अगुवाई कौन कर रही थी? हजरत महल। जबकि 1757 से 64 के बीच में प्यारे ध्यान रखेंगे अवध का नवाब शुजाज उद्दौला था। लेकिन सवाल पूछे गए कि अवध का, तो अवध का अंतिम शासक कौन था? बाजिद अली शाह। यही याद रखिएगा। तो स्पष्ट रूप से बाजिद अली शाह की बात की जाएगी। जबकि प्यारे गौर करेंगे, अगर आपसे पूछ लेगा कि 1757 की बात करेंगे प्यारे, तो 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? कमेंट करके बताइएगा। बंगाल का नवाब जो था वो प्यारे याद रखेंगे कौन था? तो सिराज उद्दौला था। सिराज उद्दौला था प्यारे, ध्यान रखना है। तो 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराज उद्दौला। और इसी के समय याद रखना प्यारे प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था। और स्पष्ट रूप से याद रखेंगे इस युद्ध के समय कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव। तो एक सवाल बनेगा कि 1757 प्लासी युद्ध के समय सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ। लेकिन प्यारे गौर करना है कि इसके अलावे बंगाल में कई शासक हुए जिसमें सिराजुद्दौला महत्वपूर्ण था। इसके अलावे बंगाल के नवाब की अगर बात करेंगे तो बंगाल का प्रमुख याद रखेंगे शासक जो बंगाल के निर्माण में बड़ा योगदान दिया, जिसका नाम था प्यारे याद रखना मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां जो याद रखिएगा, जिसे बंगाल का नवाब 1717 में कौन बनाया था? 1717 में ध्यान रखेंगे बंगाल के दीवान के रूप में मुर्शीद कुली खां को बनाया था फर्रुखसियार, जो मुगल शासक रहा। कौन? फर्रुखसियार। किसको? मुर्शीद कुली खां को। और मुर्शीद कुली खां के बाद प्यारे ध्यान रखेंगे कि जो सबसे वर्चस्व वाला आया
वो था अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां का ही नाती था कौन? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में धोखा देकर, प्यारे ध्यान रखना है कि मीर जाफर गद्दी पर बैठा, और मीर जाफर को भी अंग्रेजों ने हटाकर मीर कासिम को बैठाया, फिर मीर कासिम के बाद मीर जाफर को बैठाया। और प्यारे ध्यान रखिएगा कि अगर पूछेगा कि मुर्शिदाबाद शहर को किसने बसाया था? मुर्शिद कुली खां। लेकिन एक सवाल आप लोग बनाते होंगे कि अगर पूछ दे कि मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर कौन ले गया था, तो वो प्यारे याद रखेगा मीर कासिम था। मीर कासिम सुजाउद्दौला और दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेज के बीच 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो अंग्रेजों के लिए निर्णायक युद्ध था। जबकि 1757 प्लासी का युद्ध एक रणनीति और एक छल और एक कूटनीति का युद्ध था, जिसमें अंग्रेज ने मीर जाफर के सहयोग से, ध्यान रखेंगे, प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला को हराया और मारवा दिया। तो स्पष्ट रूप से प्यारे यहां पर अवध का नवाब क्या होगा? बाजिद अली शाह। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान देना है। एक सवाल की ओर चलेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और चंद्रशेखर। चलिए दो का कमेंट करेंगे आप लोग, बहुत फास्ट कमेंट भी करेंगे। तो इसका सही आंसर प्यारे चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और चंद्रशेखर। कौन होंगे? चंद्रशेखर। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे आंसर क्या है कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। बाकी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एच.डी. देवगौड़ा, ये सभी याद रखना कि मुख्यमंत्री थे। जैसे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री भी चुने गए, लेकिन चंद्रशेखर कोई मुख्यमंत्री नहीं थे। चलिए फटाफट कमेंट भी कर देंगे, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि पूंगा घाटी कहां है? लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल में, हिमाचल प्रदेश में। देखिए पूंगा घाटी, फास्ट कमेंट करेंगे। पूंगा घाटी का संबंध कहां से है? तो पूंगा घाटी का संबंध लद्दाख से है। कहां से? लद्दाख से। इसके अलावा अरुणाचल में एक घाटी है, तवांग घाटी। कमेंट कीजिएगा, तवांग घाटी कहां है? अरुणाचल में। जबकि प्यारे डिस्कशन में आपको बताया जाता है कि अगर पूछता है कि कांगड़ा घाटी कहां है, तो कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। लाहुल घाटी इंपॉर्टेंस है, लाहुल घाटी कहां है? तो ये भी हिमाचल में है। और स्पीति घाटी, तो स्पीति घाटी की बात करेंगे तो स्पीति घाटी भी आपका कहां है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ध्यान रखना है कि ये आपका लद्दाख है। और प्यारे यहीं पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यही है एक विशेष घाटी जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, गलवान घाटी। कौन कौन सुने हैं? तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे गलवान घाटी, जो प्यारे याद रखना लद्दाख में है। भारत और चाइना के बीच झड़प इसी गलवान घाटी में हुआ था और ये हिमालय है। तो गलवान घाटी का संबंध कहां से है? लद्दाख से। और पूंगा घाटी का भी संबंध कहां से है? लद्दाख से। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? कहता है बसालत खां को, प्रताप सिंह को, कृष्णराज तृतीय को और नंदराज को। चलिए 4 नंबर का कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे आप लोग। देखिए 1799 में याद रखना प्यारे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसकी अगुवाई लॉर्ड बेलेजली कर रहा था। लॉर्ड बेलेजली कर रहा था और इसके बाद बनाया गया कृष्णराज तृतीय को। तो टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करेंगे
तो स्पष्ट रूप से श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत बंद हुआ। लेकिन प्यारे स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जिसकी अगुवाई बेलेजली कर रहा था और 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो प्यारे याद रखना कि ये मैसूर का शासक था। कहां का शासक था? मैसूर का शासक था। और टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम याद रखेंगे हैदर अली था। हैदर अली। हैदर अली भी कहां का शासक था प्यारे? तो याद रखना ये भी मैसूर का शासक था। कहां का शासक था? मैसूर का शासक। कौन? तो स्पष्ट रूप से याद रखना हैदर अली। कहां का? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। और स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि मैसूर के दो शासक हुए, हैदर अली और उसके पुत्र। कौन भाई? तो आप याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? सोन नदी का प्यारे ध्यान देना है कि सोन का उद्गम कहां से होता है? सोन का उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक से ही एक नदी निकलती है नर्मदा। कौन? नर्मदा। छोटा नागपुर से कौन कौन नदी निकलती है? छोटा नागपुर से पहले तो निकलती है दामोदर। दामोदर के बाद याद रखेंगे स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा के बाद प्यारे याद रखिएगा बराकर। बराकर के बाद याद रखना दक्षिण कोयल। दक्षिण कोयल के बाद उत्तर कोयल। उत्तर कोयल। इसके अलावा शंख। कमेंट करके बताइएगा इस सारी नदी का संबंध कहां से है? छोटा नागपुर से है। पहला दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिण कोयल, उत्तर कोयल और शंख की अगर बात करेंगे, ये सारी नदियां कहां से निकलती हैं? छोटा नागपुर से। जबकि अमरकंटक से नर्मदा और ताप्ती निकलती है। नर्मदा नदी पर ही प्यारे याद रखना धुआंधार झरना है। धुआंधार। धुआंधार झरना कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। कौन झरना? धुआंधार। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? कहता है जीडी तेंदुलकर, कृष्णा पिल्लई, जे.एम. सेनगुप्ता और सी.आर. दास। चलिए महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक। कितने नंबर सवाल? चलिए बहुत अच्छा, 6 नंबर बताएंगे आप लोग। 6 नंबर कौन है भाई? तो देखो महात्मा गांधी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी के कौन है? जीडी तेंदुलकर। अब महात्मा गांधी से फैक्ट लीजिए। इनका पिता का नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था, सबको पता है। महात्मा गांधी का जन्म प्यारे ध्यान रखना, इनका जन्म जो हुआ था 1869 में हुआ था पोरबंदर में। ये तो नॉर्मल सबको पता है। और इनकी मृत्यु तो सबको पता है 1948 में हुआ। लेकिन पहली बार सवाल जो पूछा जाता है कि ये अफ्रीका कब गए, तो अफ्रीका गए ये 1893 में। अफ्रीका से गए तो लेकिन आए कब? 1915 में। पहला सत्याग्रह चंपारण। चंपारण सत्याग्रह 1917। 1917 कौन सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह 1917। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920। 1920। इसके अलावा ध्यान रखना प्यारे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन समझौता कब हुआ प्यारे? 1931। गांधी जी बार बार एग्जाम में पूछता है कि द्वितीय गोलमेज द्वितीय गोलमेज में भाग लेने
कब गए? 1931। और करो या मरो का नारा कब दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्लियर। लेकिन महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? डीजी तेंदुलकर। नेक्स्ट सवाल, लोकसभा में विपक्ष नेता बनने के लिए कम से कम सदन की सीटों का कितना हासिल होना चाहिए? ये तो नॉर्मल सवाल है, 1/10। प्यारे सबको पता है कि अगर 545 है लोकसभा सीटें अगर मान लें तो स्पष्ट रूप से लगभग 1/10, कम से कम 55 लोकसभा सदस्य को विपक्ष में बैठने के लिए, ध्यान रखेंगे विपक्ष बनने के लिए याद रखेंगे कम से कम 55 सीट चाहिए, तो 1 कितना हो जाएगा? 10। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामदाफा, तो नामदाफा है अरुणाचल प्रदेश में। और दाम्फा कहाँ है प्यारे? दाम्फा है मिजोरम में। और मणिपुर में कौन है? तो मणिपुर में है कैबुल लामजाओ, जो VVI है, पूछ देगा कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में है। और मणिपुर में ही एक झील है जो एग्जाम में पूछा जाता है, लोकटक झील, मीठे पानी की झील, जो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? लोकटक। तो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? लोकटक झील है। जबकि प्यारे याद रखेंगे कंचनजंगा का संबंध कहां से है? कंचनजंगा का संबंध प्यारे याद रखना सिक्किम से है। कौन सा? कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। नेक्स्ट सवाल, टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? बहुत अच्छा, आइए सीधा हम आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड लेकर चल रहे हैं हम। कहता है कि टिहरी बांध, प्यारे टिहरी बांध की बात करेंगे भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना नदी पर कौन बांध? टिहरी बांध। किस राज्य में? उत्तराखंड में। किन दो नदी पर? भागीरथी और भिलांगना। अब एक सवाल है कि भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहां होता है प्यारे? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में दो नदी मिलती है, कौन कौन? भागीरथी और अलकनंदा। लेकिन कहीं आपको मिल जाएगा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में दो नदी मिलती है, एक तो अलकनंदा, और कमेंट कीजिएगा अलकनंदा के बाद मंदाकिनी। अलकनंदा के बाद मंदाकिनी। तो देवप्रयाग में दो नदी कौन कौन? कमेंट कीजिएगा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी कहां पे? तो ध्यान रखना भाई, ये रुद्रप्रयाग में। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडारी नदी से मिलती है, जबकि धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन विष्णु प्रयाग में होता है। जबकि ध्यान रखिएगा कि नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का मिलन होता है। तो आंसर प्यारे क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। जालियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? तो ये तो सबको पता है कि जालियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। और मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था प्यारे? मार्ले मिंटो सुधार 1909। कौन सुधार? मार्ले मिंटो सुधार। और जालियांवाला हत्याकांड याद रखेंगे रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ध्यान रखेंगे कई हजार युवक, बच्चे, बूढ़े जमा हुए थे पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला क्षेत्र में, जहां पर ध्यान रखेंगे जनरल ओडायर ने अंधाधुन गोली चलवाया, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए। और ये काले कानून रोलेक्ट एक्ट का विरोध था। जबकि ध्यान रखिएगा कि अगर बात करेंगे तो प्यारे मुख्य रूप से याद रखेंगे यह घटना दुनिया के लिए शर्मसार वाली घटना थी। चलिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध बना है सतलज पर। सतलज पर ही एग्जाम में पूछ देगा प्यारे कि नाथपा झाकरी, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? सतलज पर। चिनाब पर याद रखिएगा सबसे पहला परियोजना है सलाल। सलाल के बाद है दुलहस्ती, और दुलहस्ती के बाद है बगलिहार। सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार किस नदी पर है? चिनाब पर है। जबकि झेलम पर याद रखेंगे प्यारे, झेलम पर पूछ देता है कि कौन परियोजना है, तो झेलम पर है तुलबुल परियोजना। कौन परियोजना? तुलबुल परियोजना,
जबकि थीन बांध की अगर बात करेंगे तो थीन बांध प्यारे रावी नदी पर है। किस नदी पर है? रावी नदी पर। कौन बांध? तो थीन बांध। तो थीन बांध का संबंध किस नदी से है? तो थीन बांध का संबंध याद रखेंगे रावी नदी से है। जबकि नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है। सलाल, दुल्हस्ती और बगलिहार चिनाब नदी पर है। और तुलबुल परियोजना की अगर बात करेंगे तो तुलबुल परियोजना प्यारे याद रखेंगे झेलम पर है। झेलम की उत्पत्ति जम्मू कश्मीर में बेरीनाग झरना से होती है। बेरीनाग झरना से होती है। तो बेरीनाग झरना से कौन निकलती है? तो बेरीनाग झरना से प्यारे याद रखेंगे झेलम निकलती है। कौन? झेलम। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। बंगाल में आमला का अधिकारी क्या होता था? तो ये होता था जमींदार। क्या होता था? जमींदार। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे 12 नंबर का। चलिए बहुत अच्छा कमेंट भी है प्यारे। जमींदार होता था। क्या होता था? जमींदार। कहां का? बंगाल का। आमला शब्द किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो ये याद रखेंगे आपका 24वां संविधान संशोधन। चौबीसवां संविधान संशोधन प्यारे याद रखिएगा। 24वां संविधान संशोधन याद रखेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 24। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया और नियम किसके समान है? बहुत अच्छा सवाल है। राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। 14 नंबर का आप लोग कमेंट कर देंगे फटाफट। तो प्यारे ध्यान रखिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जैसा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जैसा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ प्यारे। चंद्रचूड़ पूछा जा सकता है कि याद रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष फिलहाल कौन है? कमेंट कीजिएगा। ओम बिड़ला है। ओम बिड़ला पूछ सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। जबकि मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़। जबकि याद रखेंगे भारत के महान न्यायवादी की अगर बात करेंगे तो याद रखेंगे आर रमनी। आर रमनी याद रखेंगे भारत के महान्यायवादी हैं। कौन प्यारे? तो ध्यान रखेंगे आर रमनी। नेक्स्ट सवाल। 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो याद रखेंगे 3। कितने थे? 3। कैबिनेट मिशन में कितने थे? 3 थे। नॉर्मल ये सवाल है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए 16 नंबर का कमेंट कर देंगे। 16 नंबर का कमेंट करेंगे तो प्यारे ध्यान रखेंगे कि कहता है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची? तो यह है चौथा अनुसूची से संबंधित है। कौन अनुसूची से है? चौथा अनुसूची से। याद रखिएगा अनुसूची की कुल संख्या कितनी है? कमेंट कीजिएगा। अनुसूची की कुल संख्या जरूर कमेंट में डालिएगा। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? जया। ये सब स्टेटिक्स में है, सीधा याद रखना है। धान, देखिए धान का पूछ रहा है कि धान का याद रखेंगे कौन सा अर्ध बामन किस्म है? तो ये आपका जया है। कौन प्यारे? जया। किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? चलिए 18 नंबर का कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है प्यारे, बहुत अच्छा और खूबसूरत डिस्कशन इसका आपको कराया जाएगा। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करेंगे तो ये 1813। अब प्यारे समझो, समझना पड़ेगा 1813 क्या चार्टर एक्ट था। तो प्यारे ध्यान रखना कि मुख्य रूप से सबको पहले पता है कि ये चार्टर अधिनियम देखिए 1813। यहाँ देखो ई एक अंग्रेज है, एगो ई पगला इधर है, एगो ई देखो, एगो ई है, ई तो कर्ण वाली लग रहा है ना, सभी सब अंग्रेज है।
अधिनियम 1813। क्या था चार्टर अधिनियम 1813? प्यारे समझना, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया कब? अंग्रेज आया कब? तो अंग्रेज आया 1600 में, समझिए, जिसे नाम दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, प्यारे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज आए कब? 1600 में। जब आए ना, तो जब आए तो इनको लगभग प्यारे ध्यान रखेंगे 1600 से अगर आप बात करेंगे तो 1600 से लेकर पहला युद्ध इसने ध्यान रखेंगे अपने से ही किया, पुर्तगालियों से किया, स्वाली का युद्ध, जो पूरा हम डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसियों के साथ किया। तो प्यारे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रभुत्व के लिए अपने ही पड़ोसी से लड़ा, क्योंकि उसके लिए खतरा सबसे पहले भारत के राजा नहीं, उसके अपने लोग थे जो ध्यान रखेंगे भारत पर पहले से रह रहे थे। जिसमें पहला स्वाली का युद्ध, प्यारे याद रखना, स्वाली का युद्ध की अगर बात करेंगे तो 1612 में पुर्तगाली और किसके बीच में हुआ? अंग्रेज के बीच में हुआ। एक सवाल यहां से ये बन गया कि पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच में 1612 में कौन सा? तो याद रखेंगे स्वाली का युद्ध हुआ। जबकि प्यारे बात करेंगे तो यहां पर 1661 की अगर बात करेंगे तो 1661 में ध्यान रखना कि वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास, कौन सा? वांडीवास। तो स्पष्ट रूप से याद रखना कि वांडीवास युद्ध में अगर आप बात करेंगे तो ये वांडीवास का युद्ध भी अंग्रेज और किसके बीच में हुआ? फ्रांसीसी के बीच में हुआ। अंग्रेज और किसके बीच में हुआ? फ्रांसीसी के बीच में कौन सा? वांडीवास का युद्ध हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो रहा वो याद रखेंगे 1757, गौर कीजिएगा, 1757 का प्लासी का युद्ध था, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ। इसके अलावा प्यारे 1764 का, कमेंट करते जाइएगा, 1764 ये बक्सर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। तो स्पष्ट रूप से प्यारे ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां पर याद रखेंगे 1761 होगा प्यारे, 1761 ही याद रखेंगे। आपका वांडीवास का युद्ध ध्यान रखिएगा, वांडीवास युद्ध 1761। जबकि 1764 याद रखेंगे बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसकी अगुवाई हेक्टर मुनरो ने किया था। बहुत सारे लड़ाई अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच में, अंग्रेज पुर्तगाली के बीच में, अंग्रेज डच के बीच में युद्ध हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण याद रखना कि प्यारे कि 1813 से लेकर 1857 के बीच में अंग्रेज ने एक कुशल कूटनीति लेकर आया। और ये कूटनीति ये था कि प्यारे 1764 में बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज प्रभुत्व में आ गए। मतलब उनको अब भारत में टक्कर देने वाला कोई नहीं था। ना तो फ्रांसीसी थे, ना तो पुर्तगाली थे, ना तो डच था, ना तो स्वीडिश था, और ना तो भारतीय राजा था। कब? मुख्य रूप से याद रखेंगे 1764 बक्सर का युद्ध, क्योंकि इस युद्ध में प्यारे सिराजुद्दौला तो पहले ही मारा गया प्लासी युद्ध में। मीर कासिम की बात कर लीजिए, अवध का नवाब सुजाउद्दौला की बात कर लीजिए, और दिल्ली का मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की बात कर लीजिए, ये तीनों हारा गया। ध्यान रखेंगे आपका 1777 में तो ध्यान रखेंगे मीर कासिम मर गया, भाग के दिल्ली तरफ, किधर मरा कोई पता नहीं। और स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि इसके बाद अंग्रेज जब प्रभुत्व में आए तो 1765 में मेरे प्यारा याद रखेंगे 1765 से 1785 में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, जिसमें इंग्लैंड में बहुत ज्यादा मशीन बना। और जब मशीन बना तो उस मशीन फैक्ट्री जब लगा तो फैक्ट्री के लिए कच्चे माल चाहिए था, और कच्चे माल जब चाहिए था
केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितना माल ले जाता ढोके, इस लेकर 1813 जो चार्टर एक्ट आया, इसमें कंपनी को बोला कि बस कीजिए, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा और आपको हम सिर्फ चाय और चीन के साथ ही व्यापार करने के लिए छोड़ते हैं, बाकी अंग्रेज ने ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया 1813 चार्टर एक्ट लाकर। और उसके बाद प्यारे ध्यान रखेंगे 1813 से लेकर 1857 की क्रांति तक अंग्रेज ने लूटा ही नहीं, कई ऐसे कार्य किए जिसमें किसानों को प्रताड़ित तो हुआ ही, साथ ही जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई, मशीनीकरण बहुत ज्यादा हो गए, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि पूरा भारत में उद्योग, जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग था, वो सब चौपट हो गया, जिस कारण भारत में लोग बेरोजगार हो गए। और भारत में जब बेरोजगार हो गए तो ऑटोमेटिक है कि अंग्रेज दबाव बनाया किस पर, किसान पर। और प्यारे 1813 के 7 साल बाद 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था, 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था लागू करके किसानों को टॉर्चर किया गया। और टॉर्चर जब किया गया तो 1857 की क्रांति में एक ऐसी आग लगी जो धर्म के खिलाफ था, और वो गाय और सूअर की चर्बी को लेकर मंगल पांडे ने मेरठ में विद्रोह कर दिया। और ये क्रांति एक महान क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। तो प्यारे याद रखना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया 1813 चार्टर एक्ट, आंसर आपका सी नंबर, क्लियर। जबकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और वो था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। जबकि बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन बना? तो वो बना वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है 19 नंबर का, देखिएगा। महात्मा गांधी, गौर कीजिएगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? बहुत अच्छा सवाल है 19 नंबर का। चलिए कमेंट करते जाएंगे, बहुत अच्छा कमेंट भी आ रहा है, और इधर से भी देख लेते हैं कमेंट क्या कर रहा है। चलिए बहुत अच्छा कमेंट है प्यारे। तो याद रखना कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ, तो ये तो सबको पता है कि 1920, लेकिन ये वापस लिया गया फरवरी 1922 को। किस कांड के बाद? चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? वापस ले लिया गया, तो फरवरी 1922, क्लियर। देखिए महात्मा गांधी हैं जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे, लेकिन ये वापस लिए कब? तो याद रखिएगा 1922 में। किस कांड के बाद? चोरा चोरी कांड के बाद। शुरुआत कब किए? 1922 में। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी कब गए? तो याद रखेंगे 1931, एकमात्र गोलमेज, और वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे ध्यान रखेंगे। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? बहुत अच्छा सवाल है, सारावती नदी पर है, और ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। जबकि उकाई परियोजना पूछ देगा कि उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो याद रखेंगे ताप्ती पर है। जबकि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा पर। और सबको पता है प्यारे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध, याद रखिएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये आपका महानदी पर है, क्लियर। तो आज के सेशन में प्यारे इतना तक ही, और लगातार आपको इससे बेहतर ही मिलेगा। और क्योंकि मेरा संकल्प कि हम बनाए कुछ बेहतर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इसी अवधारणा के साथ आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट एनसीईआरटी पर आधारित आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ हम लेकर उपस्थित होंगे, और लगातार आप लोग बने रहेंगे, और अपने मित्रों, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा अवगत कराएंगे, ताकि आपके साथ सबको लाभ मिले। क्योंकि सबका साथ सबका विकास, देश का विकास, आपका विकास, तभी पूरा देश का विकास। तो इस अवधारणा के साथ हम
लौटते हैं, तब तक के लिए अनुमति, चलिए जय हिंद।